आज का जो डिटेल रिव्यू है उसका मैं स्टार्ट जो है वो गाड़ी की ड्राइव पार्ट से करूंगा और आपको बताऊंगा कि गाड़ी के बारे में मेरी फाइंडिंग्स क्या हैं। गाड़ी के इंजन की अगर बात करें तो 6th जनरेशन जो एलेंट्रा है वो पाकिस्तान में 2000 सीसी और 1.6 दो इंजन फॉर्मेशन में आती थी। दोनों जो है वो नॉन हाइब्रिड गाड़ियाँ थी, बट दिस टाइम जिसको ये 7th जनरेशन कह रहे हैं, इसको CN7 भी कहते हैं हुंडई वाले अपनी लैंग्वेज के अंदर। जो एलेंट्रा इज़ लॉन्च इन 1.6 हाइब्रिड इंजन और इस गाड़ी के जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं। अगर मैं हॉर्स पावर की बात करूँ तो ये इंजन जो है 139 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और जो इसका टॉर्क है वो बड़ा इंप्रेसिव है, 264 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब ये टॉर्क और जो इसके हॉर्स पावर के फिगर हैं शायद आप देख के सरप्राइज हो गया, टॉर्क इतना ज़्यादा है, हॉर्स पावर कम है, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है और उसके अंदर 1.32 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि 34 किलोवाट की जो है मोटर है जो कि उस बैटरी को चार्ज कर रही है। उस बैटरी की मदद से इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा है। आपने अगर देखा होगा हमारे चैनल पे भी और जगह भी लोग इसकी अक्सर ड्रैग रेस कर रहे हैं और ये गाड़ी जो है अपने ली की गाड़ी, अगर मैं सेगमेंट सी सेडान की बात करूं जिसमें टोयोटा सिविक RS टर्बो आ जाती है तो लोग उसके साथ इसकी रेस कर रहे हैं। असल में तो ये गाड़ी रेस लगाने के लिए नहीं बनी हुई, लेकिन जनरली क्योंकि इसके टॉर्क फिगर बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग जो है वो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं इस गाड़ी की वेट की बात करूं, क्योंकि इसकी जो पिछली सीट है उसके नीचे हाइब्रिड की बैटरीज हैं, तो ये 1.3 टन वेट है इस गाड़ी का, एज अपोज टू 1.2 एंड 1.28 जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल है उसका वेट है टर्बो का और करोला का। लेकिन ये उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस क्यों दे रही है? बिकॉज इसकी जो बैटरी है वो इसको पावर कर रही है और पाकिस्तान में आने वाली कोई भी अभी मेरा ख्याल है सेडान नहीं है सी सेगमेंट में जो कि हाइब्रिड में आ रही हो, तो हुंडई ने जो है फर्स्ट ऑफ का जो टैग है इस गाड़ी के साथ वो भी उठाया है। तो जैसे मैं आपको गाड़ी के फिगर्स के बारे में बता रहा था कि बड़े इंप्रेसिव हैं, तो हम इसका 0 to 100 चेक करते हैं। कंपनी का जो क्लेम है वो 8.7 था और हमने जो इसका 0 to 100 निकाला है दैट इज 8.79। बट अगेन वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, रोड कंडीशन, फ्यूल कंडीशन, और इसके जो फ्यूल फिगर्स हैं वो बहुत इंप्रेसिव है। मैंने इस गाड़ी को एक्सटेंसिवली हाईवे के ऊपर ड्राइव किया। मैं लाहौर से पेशावर इस गाड़ी को लेके गया एक टैंक में और पेशावर यूज़ करने के बाद वापस आके चक्री तक भी इस गाड़ी को मैंने उसी टैंक में चलाया। एंड जो मेरी फ्यूल एवरेज आई वो तकरीबन 19.5 से 20 के करीब थी। 40 लीटर जो है उसमें पेट्रोल डला और ये 800 किलोमीटर डली थी, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। बिकॉज हाइब्रिड गाड़ियों का अक्सर होता ही है कि शहर के अंदर वो अच्छी फ्यूल एवरेज दे रहे होते हैं बिकॉज वो EV मोड पे चले जाती हैं जहाँ पे सिग्नल आता है या कंजेशन आती है, लेकिन जब आप उसको हाईवे की ड्राइव पे लेके जाते हैं तो आपको वो एवरेज नहीं मिल सकती। बट इस केस में इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज हाईवे पे भी बहुत इंप्रेसिव थी। हाईवे के ऊपर से मुझे 19.5 से 20 की एवरेज दी है विद AC ऑन। येस, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो शायद अगर आप बहुत ज़्यादा AC चलाएं या AC को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये एवरेज 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे आ जाए। स्टिल वेरी इंप्रेसिव। और हाईवे की बात हो रही है और हम इस टाइम रिंग रोड के ऊपर है तो मैं आपको इसका क्रूज़ लगा के बता सकता हूँ विद सिंगल टच ऑफ अ बटन। अगर मैं लेट्स से अभी 60 पे जा रहा हूँ और मैं इस बटन को दबा दूंगा तो ये गाड़ी क्रूज़ 55-60 की स्पीड पे आ गई और मैं इसको यहाँ से ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ। एक अच्छी चीज़ ये है कि अक्सर गाड़ियों में जो क्रूज़ का जंप होता है वो 5 की स्पीड पे होता है, यानी 55, 60, 65। इस पे आप एक पॉइंट के आप क्रूज़ भी लगा सकते हैं। मैंने 58, 59, 61, 62 कितना करना चाहता हूँ मैं उस पर लगा सकता हूँ। इट्स अ सिंपल क्रूज़ कंट्रोल, नॉट अडेप्टिव, बिकॉज इस गाड़ी में ADAS का ऐसा कोई फीचर नहीं है। येट काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो आपको हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर हम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में 2 एयर बैग हैं, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर है, ABS है, EBD है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, बट ADAS के उस तरह के फीचर नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। अगर कंपैरेटर की बात करें तो सिविक के अंदर होंडा सेंसिंग आता है, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, बट इसके अंदर सिंपल क्रूज़ कंट्रोल है। साथ साथ इसकी हैंडलिंग की और उसकी बात भी कर लेते हैं, मनूवरेबिलिटी की। हाईवे के ऊपर, शॉर्ट रेंज के अंदर और डिफरेंट जगह पे मैंने इस गाड़ी को काफ़ी जिसे कहते हैं ना मुनासिब स्पीड के ऊपर टेस्ट किया और गाड़ी की जो रोड ग्रिप है वो बड़ी बेहतरीन है। गाड़ी कहीं से भी आपको ये नहीं लगता कि ओवर स्टेयर अंडर स्टेयर करती है, बल्कि गाड़ी बड़ा जम के चलती है। एंड आई थिंक उसमें बहुत बड़ा हाथ इसकी जो गाड़ी की शेप का है, इसकी एरोडायनामिक्स का है, जिसकी वजह से आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं। एक इसकी फ्यूल एवरेज, दूसरा इसकी जो आपको अगर रोड स्टेबिलिटी की बात करें वो मिलती है। बाकी अगर हम शहर में बात करें खड्डों वाली सड़कों के ऊपर रश के अंदर, तो इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है बड़ी स्मूथ, बड़ी सॉफ्ट, कोई आपको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कोई नेगिक साउंड है। एक चीज़ गाड़ी चलाने वाले को जो ना खुशी देती है, जैसे अब हम रश में फंस चुके हैं, इस टाइम आपके सामने रश है,
तो आप इस टाइम पे मेरी गाड़ी की फ्यूल एवरेज देखें, इट्स गिविंग मी एन एवरेज ऑफ 33.1। यस 33.1, मतलब कोई छोटी बात नहीं है। बट अगेन हमें ये देखना पड़ेगा, अगर मैं इसे मैक्सिमम एवरेज की बात करूँ शहर में, तो मैंने 10 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर इसे 40 की एवरेज भी ली है। बट वो उस टाइम पे होती है जब आप ईवी मोड में होते हैं, जैसे इस टाइम ये ईवी मोड में है, इसकी बैटरी चार्ज है, तो इसमें कोई फ्यूल नहीं लग रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर की पावर से चल रही है और ये बड़े इंप्रेसिव फिगर देती है। बट आपको सिर्फ ईवी मोड नहीं बताना होता, आपको टोटल मोड बताना है और आपको टोटल जो है ना फ्यूल एवरेज बतानी है। तो मैंने आपको हाईवे पे बता दी कि 19.5 से 20 की एवरेज मुझे मिली विद 125 स्पीड के क्रूज कंट्रोल पे। ये भी नहीं, अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे करता तो बेहतर हो सकता था। शहर के अंदर कभी आपको ट्रैफिक स्टक मिल जाती है, कभी सिग्नल बंद मिल जाता है, कभी फिर आपको गाड़ी तेज़ चलानी पड़ती है कि आप सिग्नल खुल गया निकलें और निकालें गाड़ी। तो ओवरऑल जो कंबाइंड एवरेज मुझे मिली है शहर के अंदर विद AC ऑन, वो मुझे मिली है 22 से 23 के दरमियान। सो इस गाड़ी के जो हम फिगर्स की बात कर रहे थे, फ्यूल फिगर्स की और इसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके 6 स्पीड DCT जो है ना ट्रांसमिशन, उसका भी है। और मैं ख़ास तौर पे मैं हर गाड़ी में बात करता हूँ कि जब आप डाउन हिल आ रहे होते हैं तो कहीं आपको पैडल शिफ्टर की कमी महसूस होती है, तो इस केस में मैंने इसको यहाँ से मैनुअल पे शिफ्ट करके, नेगेटिव आप इसको नीचे करेंगे तो गियर डाउन शिफ्ट हो जाएगी, अप करेंगे तो अप शिफ्ट हो जाएगी। सो खास तौर पे सॉल्ट रेंज में मैंने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया टिप्ट्रॉनिक गियर का। दूसरी चीज़ जो मेरा ख्याल है जो इसके राइड कंफर्ट के अंदर ऐड करती है, एक तो जो इसका लेदर स्टीयरिंग व्हील है वो आपको ड्राइविंग के अंदर बड़ा एक जो कहते हैं ना एक अच्छी फील देता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रेयर AC वेंट भी मौजूद है। अच्छा, एक आधी चीज़ है जिसमें मुझे थोड़ा लगा कि यार ये चीज़ को भी बेहतर किया जा सकता है। एक तो इसका जो रेयर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग नहीं है, ये अभी तक पुराने ज़माने का है, मैनुअल है। इसको ऑटो किया जा सकता था, काफ़ी गाड़ियों में आता है। दूसरा, ये जो इसका स्विच है ना सनरूफ वाला और ये लाइट्स वाला, इसमें रात के टाइम कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो रात को आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी याददाश्त से इसको ऑपरेट करना पड़ता है, जो कि मेरा ख्याल है बड़ी गलत चीज़ है। बाकी कैबिन नॉइज़ जो है, अभी हम इस टाइम रश के एरिया में हैं, कैबिन इंसुलेशन जो है वो भी मेरे ख्याल से इफ़ नॉट एट पार विद अदर कार्स, जो कि हम CBU यूनिट लेके आते हैं और हम उनको कहते हैं यार इनकी जो है ना नॉइज़ जो है कैंसलेशन बड़ी अच्छी है, या इनके अंदर कैबिन नॉइज़ कम है। लोकल गाड़ियों में हमेशा एक ये लोगों को शिकायत होती है कि जी इनकी जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो बड़ी बुरी है, या इनके अंदर कैबिन नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो इस गाड़ी में मुझे एज सच कैबिन नॉइज़ कोई नहीं आई, लेकिन अगेन ये जिस अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि टायरों की आवाज़, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया, कि थोड़ी ज़्यादा है। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी ड्राइवर सेंट्रिक। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मुझे तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन ड्राइवर सीट मिल रही है। एवरीथिंग इज़ एट माई आर्म्स लेंथ। इवन अगर मैंने ऑडियो को यहाँ से कंट्रोल नहीं करना, फिजिकली भी करना है, तो मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पे अपने आर्म लेंथ के ऊपर। और ये जो डैशबोर्ड की भी शेप है ये बड़ा ड्राइवर सेंट्रिक है। बाकी एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ड्राइविंग मोड का बटन जो यहाँ पे दिया गया है गियर के साइड पे, अगर हमने बेसिकली गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड है, एक इको है, एक स्पोर्ट है और एक स्मार्ट है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको वो गाड़ी देख लेती है कि आप किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, तो आप उसको स्मार्ट मोड में भी लेके जा सकते हैं। तो इस मोड का बटन जो है ना वो थोड़ा आपको आदत बनानी पड़ती है, बिकॉज कई गाड़ियों में ड्राइविंग मोड का बटन जो आजकल स्टीयरिंग व्हील पे दिया जाता है, विद क्लिक ऑफ बटन आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। आपने इको में जाना है, स्पोर्ट में जाना है कि स्मार्ट में चलाना है। मैं ज़्यादातर इसको इको में चला रहा हूँ, बिकॉज अगेन ये ऐसी गाड़ी है जिसको आप कंफर्ट के साथ शहर में चला रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट लेनी है और उसको ड्रैग करना है तो फिर आप इसको स्पोर्ट मोड में लेके जा सकते हैं। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो आपके कैमरा का बटन है, आप इसको दबाएंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। और ये आपका रेयर कैमरा जो बेसिकली वही दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कोई फ्रंट कैमरा नहीं, एक ही कैमरा है, बट इसकी कोई सच मुझे चलते हुए यूज़ समझ नहीं आता। पार्किंग सेंसर का बटन है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था गाड़ी में फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर है। अक्सर होता ही है कि आप कभी सिग्नल पे खड़े हैं तो अब मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा करीब आगे पीछे जा रहे हो तो आपको आवाज़ आती है, या आप सिग्नल पे खड़े हैं तो अगर पेडेस्ट्रियन को गुजर है तो बहुत आती है आवाज़। तो कभी आपको बड़ा वो नैगिंग साउंड है और बड़ा ना वो इरिटेट करती है, तो आप इसको बटन के थ्रू बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जर अगर हम देखें तो वायरलेस चार्जर की स्पीड हमेशा जो है ना वो थोड़ी स्लो होती है एक नॉर्मल वायर्ड चार्जर से। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 जो है कनेक्टिविटी पोर्ट भी दिए गए हैं। इसके अलावा एक 12 वोल्ट की कनेक्टिविटी का एक और भी यहाँ पे वो दिया हुआ है आपको सॉकेट। अगर आप अपना कोई कार चार्जर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। आर्मरेस्ट जो है उसकी कुशनिंग ठीक है, आप जब बैठते हैं ड्राइविंग पोजीशन बड़ी अच्छी है, बड़ी कंफर्टेबल है। और आर्मरेस्ट के अंदर भी अगर आप देखें स्पेस मौजूद है, बट इसमें कोई वो गिमिक नहीं है कि आप कहेंगे जो ठंडी हवा गुजर रही है और इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। तो इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑन पेपर्स तो 150 मिलीमीटर है, बट वो मिलीमीटर्स का नंबर मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि इस तरह याद नहीं रहता, तो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये हमारे रास्ते में एक कार ब्रेकर टाइप ब्रेकर है जिस पे कोई भी नीचे वाली गाड़ी लगती है
बट गाड़ी बड़े आराम से गुजर जाती है और मैंने इसको कई स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर गुजार के देखा है। सो ग्राउंड क्लियरेंस इज़ नॉट एन इशू विद दिस कार। क्योंकि मैंने आपको ड्राइव भी करा ली है, गाड़ी के ड्राइविंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, तो अब मेरा ख्याल है इसको रोकने के बाद अब आपको मैं इसका एक्सटीरियर एक वॉक अराउंड भी दे देता हूँ, इंटीरियर के बारे में भी जो मेरी फाइंडिंग्स है वो बता देता हूँ, जो कि हमने पहले ऑब्वियसली आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन में जो बताया था, लेकिन कई चीज़ ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकलिटी यूज़ करने के बाद पता लगती हैं, तो वो भी अब आपसे शेयर करते हैं। सो अब गाड़ी को खड़ा करते हैं और आपको इसका जो है ना एक ओवरव्यू भी देते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर का और अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं। सो ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर डायनामिक गाइडलाइंस हैं। आप जहाँ पे गाड़ी को लैंड कर रहे होंगे ये आपको बताएगा, स्टैटिक नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही इसके पार्किंग सेंसर जो आपको बता रहा है कि आपको ये बैक साइड पे कोई इसके ऑब्स्टेकल करीब है, तो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे वो एग्जैक्टली आपको बता रहा है बैक से आवाज़ आ रही है कि आगे से आ रही है। सो ये बड़ी हेल्पफुल होती है। सो अब गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं और आपको इंटीरियर के बारे में बताते हैं। सो इंटीरियर में मेरे ख्याल से पहली चीज़ जो आपको बड़ी हेल्पफुल भी साबित होती है, आपके सामने भी आती है, ये है इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर। इन्फॉर्मेशन क्लस्टर जो है 10.25 इंच का है, LCD है, बड़ी ब्राइट है। इसको जो है ना इसके अंदर बेसिकली आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए ये आपको प्रोवाइड करती है और आप में इसमें आपको ना तकरीबन कोई लड़ना नहीं पड़ता, बड़ा एविडेंटली नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे भी आपको बता रही है कि आपकी गाड़ी EV मोड में है। यहाँ पे आपका पावर मोनीटर है कि जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं, बिकॉज हाइब्रिड गाड़ियों में RPM नहीं दिया जाता, ये पावर मोनीटर ही दिया जाता है, तो ये आपको बता रही होती है कि आप पावर बैंड में कहाँ हैं। जब आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं तो ये आपको चार्जिंग स्टेट शो कर रही होती है। ये नीचे आपको बैटरी की चार्जिंग स्टेट शो कर रही है, यहाँ पे लो और हाई अभी मिड के ऊपर है। गाड़ी किस मोड में है, अभी इको में, अगर मैं यहाँ से इसका मोड चेंज करूँ स्पोर्ट तो स्पोर्ट बता देगी, स्मार्ट करूँगा स्मार्ट कर देगी। साथ ही गाड़ी के ओवरऑल जो गाड़ी की माइलेज है वो आ रही है। सेंटर में इंस्टेंट फ्यूल एवरेज है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे नीचे आपको दे रही है ये 26 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर। रेडी का मतलब बिकॉज ये गाड़ी सुपर साइलेंट होती है, तो आप जब स्टार्ट करते हैं EV मोड में स्टार्ट है तो आपको पता नहीं लगता, तो ये आपको बता रही है रेडी। ये यहाँ पे आपका डिस्टेंस टू एंड है, जहाँ पे ये फ्यूल बना हुआ है कि इस जितना भी फ्यूल गाड़ी के अंदर मौजूद है ये फ्यूल आपका इंडिकेटर आ गया, उस फ्यूल के अंदर ये गाड़ी इतने किलोमीटर चल सकती है और ये 7 स्पीडोमीटर है। सो ये इन्फॉर्मेशन क्लस्टर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बाकी सेंटर में आप इसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शन के अंदर। राइट साइड पे आ जाए तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बताया कि 8 इंचज़ की है। मेरा फ़ोन इस टाइम इस पर प्रोजेक्ट हुआ हुआ है। आप इसके ऊपर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चला सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप इसके अंदर डिफरेंट जो है ना आप इसकी जो सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि अगर आप एनर्जी फ्लो चाहें तो वो भी यहाँ पे गाड़ी जो है आपको दिखा सकती है। सो ओवरऑल जो बेसिकली इसके ये जो मैनूवरेबिलिटी बड़ी इजी है। आप इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन भी दे सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो विद टच लगा सकते हैं, मैप चला सकते हैं, मीडिया, फ़ोन। अगर आप इसकी हाइब्रिड एफिशिएंसी देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी आपको एनर्जी फ्लो मीटर दे देगा, आपको फ्यूल इकोनॉमी दे रहा है, अभी एक्सट्रीम की फ्यूल इकोनॉमी क्या है। सो ये इसकी मैनूवरेबिलिटी आ गई। ये नीचे आ जाए तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का बटन है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हीटेड और वेंटिलेटेड सीट हैं, जो किसी इस कैटेगरी किसी और गाड़ी में नहीं आती, उनके बटन यहाँ पे हैं। सो व्हेन दिस ऑरेंज दिस मीन्स इट्स हीटेड, ये उसके नीचे से आपको साइन नज़र आ रहा है, और मैंने इट्स ब्लू इट्स मीन इट्स वेंटिलेटेड। पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अपनी अपनी सीट को सेट कर सकते हैं। यहाँ वायरलेस चार्जर आ गया, USB कनेक्टिविटी आ गई। अच्छा, कई मैं वीडियो देख रहा, कई लोगों ने मैसेज किया कि जी आपने इस गाड़ी का वॉक अराउंड बनाया और आपने इसके इस हैंडल को तोड़ा नहीं। सो इंटरनेट पे जो चीज़ नज़र आए उसको ज़रूरी नहीं आप मान लें। इसके हैंडल में कोई मसला नहीं, ना इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई मसला है। मैं इसको तोड़ने की भी अगर कोशिश करूँ तो अपनी जगह नहीं हिल रहा। सो अगर आपको कोई वीडियो में दिखा रहा है कि हिलता है तो ज़रूरी नहीं आपने मान लेना है। सो इसका जो डैशबोर्ड है ये भी बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है। इंटीरियर कलर की ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि 2 कलर की ऑप्शन है। मेरा अपना पर्सनल फेवरेट जो है सेज ग्रीन। इसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, अगर सॉफ्ट प्लास्टिक ऊपर है, नीचे जो है थोड़ा नॉर्मल प्लास्टिक है। ये मेरा ख्याल है इंटीरियर की अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे ही है। ओवरऑल अगर हम इसकी फ्रंट सीट की एंट्री एग्जिट की बात करें कोई इशू नहीं है। अगली सीट मैंने आपको बताया था 6 वे ऑटो भी है, लंबर सपोर्ट भी है, और आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर सीट पे बैठ के मैं आपको बताता हूँ एक फाइंडिंग है मेरी रियर सीट के बारे में जो कि शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, और वो है पीछे आर्म रेस्ट का ना होना। अक्सर गाड़ियों में आर्म रेस्ट होता है और आप जब पीछे बैठते हैं तो वो बड़ा आपको हेल्पफुल साबित होता है। मैंने ढूंढा, मैंने कि शायद मुझे खोलना नहीं आ रहा है, शायद इसको ऊपर नीचे करके कहीं से मिलने का है, लेकिन इसमें रेयर आर्म रेस्ट नहीं है। पिछली सीट में एंट्री एग्जिट कोई इशू नहीं है। हालांकि इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा फास्ट बैक स्टाइल है, और जो इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी है वो भी थोड़ी आपको ऐसे लगती है कि शायद स्क्वीज्ड है, लेकिन एटलीस्ट मेरे हाइट के बंदे के लिए एंट्री एग्जिट को इतना इशू नहीं है। थोड़ा बहुत आपको केयरफुल होना पड़ता है, अगर शायद लंबे कद का बंदा हो तो ये सर यहाँ पे लग सकता है। और अगर दरवाजे के अंदर हम ये पीछे की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, कई लोगों को इतराज़ है कि ये जो प्लास्टिक है ये क्यों यूज़ किया गया है। अगेन ये तो कंपनी की अपनी चॉइस है, अगर यहाँ पे प्लास्टिक लगाया हो तो यहाँ पे लेदर भी लगा सकते थे, बट मेरा नहीं ख्याल कि इस सेगमेंट की किसी गाड़ी के अंदर भी यहाँ पे कहीं लेदर आता है। बट स्टिल कई लोगों का ख्याल था कि ये ब्लैक प्लास्टिक जो लगा हुआ है ये थोड़ा चीप है, लोगों का ख्याल है।
आई एम ओके विद इट। अभी मैंने अगली सीट फुल पीछे की हुई है, फिर भी जगह है। सो मैं अगेन, मेरा पार्टनर रज़ा जो है वो 6+ और हमने इस पे हाईवे पे ट्रैवल किया है अगली सीट फुल पीछे करके। सो ही वाज ऑफ द सेम ओपिनियन कि पीछे बैठने में और कोई इशू नहीं है, सीट की कुशनिंग भी ठीक है। सो अब मैं आपको एक्सटीरियर दिखाता हूँ। हाँ, ये जो जाली, इनसे आपने परेशान नहीं होना। इसमें सिर्फ 4 स्पीकर हैं, 2 अगले दरवाज़ों में और एक ऊपर 2 ट्विटर। ये जो है ये खाली ग्रिल्स हैं, अगर आपने खुद इसमें स्पीकर लगाने हो तो आप लगा सकते हैं। सो एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ। सो गाड़ी की चाबी में हुंडई का लोगो है, लॉक अनलॉक है, और अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ये 2 हार्ड कीज़ भी आती हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी की बैटरी वीक हो जाए तो आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं। गाड़ी की जो लुक है इसके बारे में बड़ी जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। मेरे ख्याल से एक तो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिज़ाइन है फ्रॉम द 6th जनरेशन, और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। कई लोगों को जो है शायद बहुत ऑफ लगता है। मेरे ख्याल से बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक एग्रेसिव डिज़ाइन स्टेटमेंट है इस गाड़ी के अंदर, और इसकी जो शेप है वो बड़ी नॉन यूजुअल किस्म की है, और इस शेप की वजह से इसकी जो एरोडायनामिक्स हैं वो भी ऐसे हैं, और उसकी वजह से मैंने आपको रिजल्ट बताया है कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या आती है। सो अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको नज़र आएगी वो गाड़ी की ग्रिल है, जिसको पैरामेट्रिक फ्यूल पैटर्न ग्रिल कहते हैं। बेसिकली अगर आपने बचपन में फिजिक्स पढ़ी हो तो एक प्रिज्म होता था जिसके थ्रू लाइट पास करती थी, और यही डिज़ाइन है आपको गाड़ी के अलॉयज़ में साइड पे भी नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जो हेडलाइट्स हैं ये फुल एलईडी हेडलैम्प्स हैं, और यही फॉग लैम्प का काम भी देते हैं। जो नीचे मौजूद है ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, ये फॉग लैम्प नहीं है। साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो साइड दरवाजा और पिछले दरवाजे की तरफ भी अगर आप वॉक इन करके देखेंगे तो आपको ये डिज़ाइन जो है प्रिज्म का, जैसे एक तरफ से लाइट जा रही होती है और दूसरी तरफ से निकल रही होती है, ये नज़र आएगा। यही डिज़ाइन जो है वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स में भी नज़र आएगा आपको, जो कि ग्रिल में नज़र आ रहा था। अलॉय व्हील्स जो है ये ग्रे रंग की फिनिश के अंदर है। अगर मैंने इसको पर्सनली डिज़ाइन करना होता तो मैं इसको थोड़ा हाइपर फिनिश में रखता है, जैसे कि सोनाटा या टूसों के जो व्हील्स हैं वो इसमें ज़्यादा मुझे लगता है पर्सनली खूबसूरत लगते हैं। उसके ऊपर 16 इंच का कोमो का टायर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मुझे उससे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि नॉइज़ उसमें ज़्यादा है। सो ओवरऑल अगर हम इसको कंपेयर करें कंपैरेटिव प्रोडक्ट से, तो ये जो गाड़ी है ये टोयोटा और होंडा से चौड़ी भी ज़्यादा है, लंबी भी ज़्यादा है। सिर्फ हाइट के अंदर जो है इसकी जो हाइट है वो टोयोटा और होंडा दोनों से कम है। होंडा से तकरीबन मेरा ख्याल है 2 मिलीमीटर का फ़र्क है, और टोयोटा से 1 इंच इसकी हाइट कम है। बट वो गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी है, बिकॉज ये फास्ट बैक स्टाइल है, वरना चौड़ाई में लंबाई में ये गाड़ी दोनों गाड़ियों से बड़ी है। सो पीछे की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे साइड पे भी आपको वही ग्रिल का डिज़ाइन मिलेगा जो कि रिम में ग्रिल में कॉमन है, और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना जो कि पियानो ब्लैक में है। बाकी सारा कुछ मैट ब्लैक में है। सो गाड़ी की अगर बैक एंड की तरफ आए तो मेरे ख्याल से फ्रंट एंड से ज़्यादा खूबसूरत बैक एंड है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सोनाटा के रिव्यू में बताया था, नथु लाल की मूछें आपको याद होंगी, उससे भी मिलती जुलती हैं। लेकिन एक और गाड़ी जिससे इसकी बैक एंड रियर एंड की जो लाइट्स हैं मिलती हैं, वो खास तौर पे ई-ट्रॉन GT है। सो रात के टाइम में गाड़ी आपके सामने जा रही है और दूर से आप नजर आए तो आपको बिल्कुल नजर आएगा कि इसकी जो लाइट्स हैं वो ई-ट्रॉन GT से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। रियर शेप में अगेन वही जो प्रिज्म टाइप कर्व है वो आपको इसकी डिग्गी के अंदर भी नजर आएंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मज़े की बात है कि इसकी जो ट्रंक का ये टॉप पोर्शन है, जिसको कई लोग स्पॉइलर भी कहते हैं हमारी कंपनी के अंदर, मुझे नहीं लगता कि स्पॉइलर है, बट इसका डिज़ाइन ऐसे है, बट ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो नीचे जो है आपका जो ये लोहे में है, ऊपर जो है ये प्लास्टिक का पार्ट है। इसी के अंदर आपको रिवर्स कैमरा भी नज़र आ रहा है, होंडा का एम्बलम भी नज़र आ रहा है, और इसके नीचे एक कंसील्ड बटन है जिसकी मदद से आप डिग्गी को खोल सकते हैं। नीचे लेंट्रा की बैजिंग है जो कि बहुत खूबसूरत है, हाइब्रिड का बैज आ जाता है। डिफ्यूज़र बम्पर है, डिफ्यूज़र बम्पर की शेप भी बहुत खूबसूरत है। अगेन अगर इस गाड़ी को अपने मुताबिक डिज़ाइन करना हो तो इसमें 2-3 चीज़ें चेंज करूँगा। एक इसके अलॉय व्हील्स, बाकी जहाँ जहाँ मैट ब्लैक गाड़ी के अंदर पार्ट लगे हुए हैं प्लास्टिक के, उनको मैं पियानो ब्लैक करूँगा, इंक्लूडिंग दिस लोअर पार्ट जो कि अभी ग्रे फिनिश के अंदर है। और जो लोग गाड़ी साफ़ करने के शौकीन हैं उनके लिए कभी कभी ये नाइटमेयर हो जाता है, बिकॉज मैं इस गाड़ी को खुद साफ़ करता हूँ, तो कभी कभी सफाई के दौरान ये ज़रा मसला पेश करता है। बट ओवरऑल गाड़ी का जो रेयर लुक है वो बहुत खूबसूरत है। सो यहाँ पे एक कंसील्ड बटन है। इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट बूट आता है। आप 3 सेकंड तक गाड़ी की डिग्गी के साथ खड़े होंगे, आपकी जेब में चाबी है, तो आफ्टर 3 सेकंड जो है ये बूट खुद ही ओपन हो जाएगा। सो कैपेसिटी टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा जगह है वैसे मेरे ख्याल से, मेरे साइज़ के तो 2 लोग इसके अंदर आ सकते हैं बड़े आराम से। दिस इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस एयर। यहाँ पे डिग्गी में इसकी चेसिस प्लेट भी है। ये थी गाड़ी की ओवरऑल एक्सटीरियर के बारे में मेरी फाइंडिंग। अब अगर हम ओवरऑल पूरी गाड़ी की बात कर लें और इसे रिव्यू को सम अप करें तो इस गाड़ी का कंपैरिजन 2 क्लासेस में हो सकता है। एक तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इट्स अ सेगमेंट C सेडान। तो C सेगमेंट सेडान में इसका कंपैरेटर में आ जाएगा टोयोटा ग्रैंडी, सिविक जो टर्बो RS है और टर्बो वेरिएंट, और ये गाड़ी। 3 गाड़ियाँ हैं जो कि C सेगमेंट सेडान में अभी तक फॉल करती हैं, और आने वाली किसी भी कंपनी ने मेरा ख्याल है टोयोटा होंडा की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं किया। होंडा इज़ द ओनली कंपनी जिन्होंने इस सेगमेंट के अंदर अपनी गाड़ी लॉन्च की थी। पहले जो 6th जनरेशन है वो इनसे कम्पीट कर रही थी, और अब 7th जनरेशन लेके आए हैं। अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं तो ये गाड़ी टोयोटा से महंगी है। ग्रैंडी जो है वो टॉप वेरिएंट मेरा ख्याल है 8 मिलियन के करीब आता है, और सिविक की अगर बात करें, सिविक का एक वेरिएंट 8.5 है और एक 1 करोड़ से ऊपर है। दिस कार इज़ करंटली प्राइस एट 9.7।
यानी 96 लाख 99 हज़ार 97 लाख रुपए की प्राइस में। तो प्राइस वाइज टोयोटा से थोड़ी ज़्यादा है, सिविक के एक वेरिएंट से ज़्यादा है, एक से कम है, बट वो कंपैरिजन इतना जस्ट नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ द ओनली सी सेगमेंट सेडान विच इज़ कमिंग विद अ हाइब्रिड इंजन। सो हाइब्रिड इंजन की एक तो टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरा पाकिस्तान में आने वाली जो एलेंट्रा है ये ग्लोबली जो अभी चल रही है 7th जनरेशन वो लेकर आए हैं। तो उस लिहाज से अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो जहन में ये बात ज़रूर रखिएगा कि ये हाइब्रिड और इसकी जो फ्यूल के फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं। और एक और कंपैरिजन इस गाड़ी का हम कर सकते हैं, अगर हम इसको सी सेगमेंट से निकाल के खाली हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड का कंपैरिजन करें तो कंज्यूमर मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से इस टाइम पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं CKD के अंदर मेड इन पाकिस्तान गाड़ियों में हाइब्रिड में, एक तो आप इसको कम्पीट कर सकते हैं टोयोटा क्रॉस के साथ, दूसरा जो इसका कंपैरिजन डायरेक्ट होगा वो जूलियन HEV के साथ होगा। उन तीनों गाड़ियों में अगर हम देखें तो प्राइस तकरीबन करीब ही है, एक 9.3 है, एक 9.5, 9.4 है एंड दिस वन इज़ 9.7। सो प्राइस वाइज तो ये उससे करीब है। कंपनी की बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको ये देखना है कि उसकी डीलरशिप का नेटवर्क कहाँ है, कितना है। तो हुंडई निशात मोटर की पाकिस्तान में 24 जो है जी डीलरशिप मौजूद हैं और इस गाड़ी की जो वारंटी टर्म्स हैं वो गाड़ी की वारंटी है 1 लाख किलोमीटर और 4 साल, और हाइब्रिड की जो वारंटी है जो कि हाइब्रिड इसका यूनिट है उसकी वारंटी 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल विच एवर कम फर्स्ट उस पर आता है। सो गाड़ी की वारंटी, गाड़ी की जो ऑप्शंस हैं, मेरे ख्याल से सेगमेंट सी सेडान के अंदर जितने कंपैटर मौजूद हैं उनको अपनी गेम अप करनी पड़ेगी आफ्टर दिस लॉन्च, बिकॉज इसमें बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो कि अभी एग्जिस्टिंग मार्केट की गाड़ियों में नहीं थी। इन्होंने बहुत ऑप्शन दी हैं। अगेन एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है बिकॉज कोई भी सी सेगमेंट सेडान हाइब्रिड में नहीं आ रही। तो आई थिंक दिस कार विल परफॉर्म वेल इन पाकिस्तानी मार्केट और कंपटीशन को जो है वो टफ टाइम देगी। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।